सुप्रभात दोस्तों, मैं अविनाश पाठी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एक सीट पे स्वागत कर रहा हूं। पिछले जब से हमारा बैच चल रहा था यूपी ट्रिपल पेट के लिए, मैं देख रहा था इतिहास की क्लास आप लोगों ने लगातार कमेंट किए थे। उसका कारण भी था कि सबसे ज़्यादा जीएस में जो सबसे ज़्यादा वेटेज था वो इतिहास का ही था। 10 नंबर सीधे इतिहास से आने वाले थे। और तो जैसे ही ज्योग्राफी क्लास खत्म हुई तत्काल आपकी इतिहास की क्लास लग गई है। अब मैं आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे मिलूंगा। हम और आप मिल करके इतिहास विषय में हमारे और आपके पूर्वजों द्वारा किए गए प्रयासों को, उनके द्वारा किए गए कृत्यों का एक क्रमिक अध्ययन इतिहास के सिलेबस में करेंगे। हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों से समझेंगे, उनसे लड़ेंगे, उनसे भिड़ेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे। यानी एक लाइन में कहें तो अब आज से यूपी ट्रिपल पेट के लिए सुबह 7 बजे से निःशुल्क इतिहास की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। 7 बजे सुबह आप सभी लोगों को उठ जाना है, जग जाना है। गुड नाइट आप चाहे जिससे साथ किए होंगे, गुड मॉर्निंग आपको अब सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ करना होगा। तो कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं, मैं फटाफट सबका नाम ले लूंगा। जी हाँ, सलोनी जी, कुणाल जी, स्वांगी जी, गरिमा जी, सुशील कुमार जी, सलोनी वर्मा जी। मैथ का सिलेबस पूरा हो चुका है बाबू, मैथ पेट के लिए पूरा हो चुका है। बाकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो सर मैराथन क्लास में आपको रात में करवाते ही हैं। देखेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल पेट के लिए, जो कि 50,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके लिए हम लोग इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे। इतिहास आपके जो पाठ्यक्रम में, ध्यान समझेंगे, आपके पाठ्यक्रम में इतिहास में 10 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 10 अंक मिलेंगे। यानी आपकी परीक्षा में इतिहास आपको कितने अंक देगा? 10 प्रश्न के माध्यम से 10 अंक देगा। फिर हम लोग इतिहास का जो सिलेबस है आप में वो 2 भाग में है। एक है भारतीय इतिहास और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी एक है इंडियन हिस्ट्री और एक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। 2 भाग हैं। भारतीय इतिहास से आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न आएंगे और इससे आपको 5 अंक मिलेंगे। यानी 5 प्रश्न से आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी सबसे बड़ा सिलेबस किसका है? इतिहास का है और आपको 10 नंबर भी देगा। गुड मॉर्निंग प्रेम जी, रंजन जी, सृष्टि जी, नीरज जी, निधि जी, लोगों का फटाफट स्वागत है। शेयर करेंगे फटाफट। 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास, वीडियो को फटाफट शेयर करेंगे। आवाज नहीं जा रही क्या? आवाज जा रही होगी। अब आ रही है आवाज ठीक? एक बार कमेंट करेंगे आवाज अब ठीक आ रही है? क्या है यार इसका? चलिए कमेंट करेंगे अब आवाज ठीक आ रही है? फटाफट कमेंट करेंगे बाबू, अब आवाज ठीक है? एक बार कमेंट करेंगे। ऑडियो और वीडियो दोनों विजुअल है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? वॉइस प्रॉब्लम अभी भी ठीक हो गया? चलिए देखेंगे अब वॉइस प्रॉब्लम ठीक हो गया है। तो आप सभी लोगों को पहले वीडियो को शेयर मार देना। वीडियो को पहले सभी लोग लाइक करेंगे, सभी व्हाट्सएप ग्रुप और स्टेटस पे शेयर करेंगे। देखेंगे तो 2 भाग में बांट के हमको इतिहास को पढ़ना है। पहले पाठ्यक्रम समझ लेते हैं कैसे आपको पढ़ना है। अगर आपके पास पेट की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास पाठ्यक्रम या सिलेबस नहीं है तो आप बहुत गलत दिशा में तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आप पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट निकलवा के या पन्ने पर लिख करके रखेंगे। अभी टेलीग्राम पर मैं फिर से पाठ्यक्रम भिजवा देता हूँ। देखेंगे सिलेबस अगर देखेंगे अब तो हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री का है, इससे आना भले 5 प्रश्न है लेकिन इसका सिलेबस बहुत लंबा है। इसमें बहुत सारी पॉइंट देखेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 चैप्टर हैं और आना 5 क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी पढ़ना सब है। इसमें पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। फिर हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में हमको किसके बारे में पढ़ना है? महात्मा बुद्ध के बारे में। इनके बारे में केवल 2 चीज़ें पढ़नी है। एक इनका जीवन परिचय पढ़ना है, सिलेबस में देखेंगे आप लोग, और दूसरा इनकी शिक्षा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनकी शिक्षा पढ़ना है। 2 चीज़ें पढ़ना है। फिर हम लोग जैन धर्म पर आएंगे। जैन धर्म में हमको महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में क्या पढ़ना है? ठीक वही, इनका जीवन परिचय पढ़ना है। ध्यान देंगे,
इनका जीवन परिचय पढ़ना है और इनकी शिक्षा पढ़नी है। फिर हम मौर्य वंश में आएंगे। मौर्य वंश में केवल हमको अशोक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? केवल अशोक के बारे में, ये सिलेबस है आपका। गुप्त वंश में आएंगे तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है। हालांकि मैं अन्य राजाओं की भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे दूंगा ताकि आप टॉपिक से कनेक्ट हो। जैसे अशोक को पढ़ाने लगूंगा तो बिना चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा किए, बिना बिंदुसार की चर्चा किए अशोक को पढ़ा ही नहीं जा सकता, ये बताऊंगा। फिर हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर हम लोग राजपूत काल में पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल, यहाँ तक का ये जो सिलेबस है ये आपके एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत का हिस्सा हो जाता है। फिर आपके मिडवल इंडिया इसी में है, इसमें हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि पाठ्यक्रम में केवल सल्तनत काल लिखा है और सल्तनत काल में 5 राजवंश में है, ठीक ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश, तो 5 वंश के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे मुगल काल लिखा है तो आपको मुगलों के 5 राजा जो शुरू के हुए हैं उनके बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में, 6 राजाओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मराठा यानी शिवाजी के बारे में हमको पूरे मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये हिस्सा यानी सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा, ये किस में आता है? ये मध्यकालीन भारत का हिस्सा है। और आधुनिक भारत के 2 चैप्टर इसी में दिए गए हैं। एक कौन सा है? ब्रिटिश राज्य का उदय, यानी अंग्रेज भारत कैसे आए और भारत में कैसे अपने आप को स्थापित किए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पढ़नी है और उनके द्वारा भारत ने प्लासी और बक्सर का युद्ध हमको पढ़ना है। फिर हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है 1857 की क्रांति। क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति, ये हमको पढ़ना है। सिलेबस को समझ लेंगे आप लोग, तभी आप लोगों की रणनीति आगे समझ में आएगी। फिर हम लोगों को ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है, यानी हमारे यहाँ जब ब्रिटिश आ गए, उनका शासन होने लगा तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और हमारे आर्थिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। आर्थिक तंत्र में आप लोगों को पता है बहुत सारी व्यवस्थाएं आई थी, इजारेदारी व्यवस्था, पट्टेदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, हम लोगों का शिल्प उद्योग सब एकदम तबाह हो गया। ये सारी चीज़ें इसी में हम लोगों को पढ़नी है, ठीक। फिर देखेंगे, फिर हम लोगों को ये इतना पढ़कर आपको 5 प्रश्न मिलेगा और आपको 5 अंक मिलेंगे। 5 प्रश्न पढ़ के आपको 5 अंक मिलेंगे। क्या हुआ? न्यू इंडिया कमेंट दिख रहा है बाबू, सबका कमेंट दिख रहा है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। फिर देखेंगे अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 टॉपिक हैं और यहां से आपको 5 प्रश्न आएगा। कितने प्रश्न आएगा? यहां से आपको 5 प्रश्न आने वाले हैं और आपको 5 अंक मिलेंगे। 5 प्रश्न आने वाले हैं और आपको यहां से 5 अंक मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी, हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा उदारवादी दौर था, जिसमें हमारे यहाँ फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नेहरूजी, ये सब जो जिसको उदारवादी युग कहते हैं, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, साथ ही महात्मा गांधी का इसमें पाठ्यक्रम में नाम मेंशन किया गया है, मतलब महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही इनके साथ अन्य नेता मतलब लाल बाल पाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखेंगे तीसरा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय। जब महात्मा गांधी लीड कर रहे थे उसी समय हमारे यहाँ भगत सिंह आदि के नेतृत्व में एक ऐसा धड़ा था जो उग्रपंथी था। क्या था? जो उग्र आंदोलन करता था, जो क्रांतिकारी आंदोलन के तौर तरीकों में विश्वास करता था, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट हम लोग भी समझेंगे। फिर हम लोग विधायी शक्ति, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, देखेंगे विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 में हमको पढ़ना है, यानी जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसको अलग से मेंशन किया गया है और यहां से एक प्रश्न आना तय है। तो मैं आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा ब्रिटिश इंडिया एक्ट और कानून बनने की प्रक्रिया। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, हम लोग पढ़ेंगे। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये अंग्रेजों के साम्राज्य का अंत करने वाला आंदोलन था। फिर हम लोग पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में, इसको किसने बनाया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने।
तो ये आपका सिलेबस है 2 भागों में। पहला भाग है भारतीय इतिहास का, जिसमें पूरा एंशिएंट इंडिया है, पूरा मिडवल इंडिया है और प्रारंभिक अंग्रेजों का इतिहास है। फिर द्वितीय भाग में हम लोगों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। दोनों से आपको 5-5 प्रश्न आने हैं, 5-5 अंक मिलने हैं। यहाँ से आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि ये जो सेगमेंट है इस पर आप ज़्यादा फोकस देंगे, क्योंकि सेगमेंट छोटा है और 5 अंक आपको मिलने वाले हैं 5 प्रश्न से। और पीछे वाला जो सेगमेंट है ये सेगमेंट बड़ा है और आपको यहाँ से टॉपिक में 12-13 हैं, प्रश्न केवल 5 आने वाले हैं। तो हम लोग पहले टॉपिक शुरुआत करेंगे। हमारा टॉपिक क्या पहला? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या टॉपिक है? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए कमेंट करेंगे, शुरू किया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, शुरू किया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर प्लीज एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करा दें सर। बाबू एंशिएंट हिस्ट्री ही मैं पढ़ाने चल रहा हूँ और पीडीएफ भी आपको, मैं क्लास नोट जो पढ़ाऊंगा इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, चिंता नहीं करेंगे। चलिए जो लोग हैं बाबू, जो लोग हैं लाइव वो तो लाइक कर दीजिए, जो सो रहे हैं उनको सोने दीजिए। जो जागेगा, जो पसीना बहाएगा वही सफलता प्राप्त करेगा, जो सोएगा वो निश्चित तौर पर खोने वाला है। ठीक, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए देखेंगे आप लोग, फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे सारे बच्चे। देखेंगे आप लोग, हम लोग सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है सिंधु घाटी सभ्यता। अब इतिहास की परिभाषा वगैरह बताने का इसमें ज़रूरत नहीं है, मैं इस पर कई बार आपको क्लासेस दिला चुका हूं। और या अगर मान लीजिए आपको इतिहास को लेकर के जानना ही होगा इसकी परिभाषा क्या है, तो एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख लेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है, ज़्यादा भटकेंगे नहीं, ठीक ना, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा पेट को लेकर के न्यूज आई है शानदार। सब लोग पेपर पढ़िएगा, न्यूज आई है कि कौन सी एजेंसी परीक्षा कराएगी ये तय हो गया है। और हर जिले में परीक्षा होगी, 300 सेंटर बनेंगे और कॉपी जांचने वाली एजेंसी दूसरी होगी। सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, सितंबर के पहले सप्ताह में ये होना तय है। ठीक ना, देखेंगे हमारा टॉपिक क्या है पहला? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारा पहला। ठीक ना, कहने की जरूरत नहीं है कि आप लोग वीडियो को शेयर मारते रहेंगे, ठीक ना, फटाफट वीडियो को शेयर मारते रहेंगे। देखेंगे ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, पहले हमारे यहाँ ये माना जाता था कि भारत का जो इतिहास मिलता था, ध्यान समझेंगे, मैं सारी चीज़ें लिखूंगा, पीडीएफ भी आपको जाएगा। भारत का इतिहास पहले ये माना जाता था कि भारत का जो इतिहास शुरू होता है वो वैदिक काल से शुरू होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋग्वेद से प्राचीन कोई लिखित साक्ष्य तो था नहीं और पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं था। लेकिन ब्रंटन बंधु नाम के 2 अंग्रेज थे जो कि लाहौर में ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए खुदाई करवा रहे थे और उनको वहाँ से सिंध के एरिया में, उसके आसपास के इलाके में कुछ ईंटें मिलने लगी ज़मीन के नीचे से। बाद में उसकी खुदाई हुई, खुदाई में ये पता चला कि भारत में 2500 ईसा पूर्व के आसपास एक सभ्यता थी, एक संस्कृति का विकास हुआ था जिसका अस्तित्व था। और ये न केवल इसका जन्म हुआ था बल्कि ये एक नगरी सभ्यता थी। क्या थी? ये एक नगरी सभ्यता थी। तो भारत की इतिहास का शुरुआत कहाँ से होता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। देखेंगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। ध्यान से करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हमारा पहली हेडिंग होगा। जैसे हम और आप देखेंगे, जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोगों का प्यार में नाम लड्डू, बबलू, गोलू ऐसा रखा जाता है। फिर जब बच्चे को लेकर के माँ उसके मैके जाती है तो नाना नानी भी उसका कोई ना कोई नाम जरूर रखते हैं, जैसे कि बबुआ रख देते हैं, ठीक ना, बाबू रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका स्कूल में नाम लिखवाया जाता है, आर्यन, रोहित, मोहित, कुछ भी लिखवाया जाता है। फिर बच्चा और बड़ा होता है, उसके जीवन में कोई ना कोई बहुत खास व्यक्ति प्रवेश करता है और वो उसका कुछ अलग सा नाम रखता है, जैसे बाबू, सोना, जानू, ऐसे नाम भी रखे जाते हैं। यानी व्यक्ति एक ही है लेकिन अलग अलग कारणों से उसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नाम हैं। देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नाम क्या है? पहला नाम इसका है सिंधु घाटी सभ्यता। पहला नाम इसका क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर देखेंगे इसका पहला नाम ये हो गया, इसका दूसरा नाम है सैंधव सभ्यता। क्या नाम है? सैंधव सभ्यता। फिर देखेंगे इसका तीसरा नाम है प्रथम नगरीय सभ्यता। क्या नाम है इसका? प्रथम नगरीय सभ्यता। फिर इसका चौथा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता।
क्या नाम है इसका, कांस्य युगीन सभ्यता, और इसका एक नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता। ये सब इसके नाम हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक आपसे परीक्षा में आजकल ट्रेंड में है, बहुत पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये अलग अलग जो नाम है ये क्यों पड़े हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि मान लीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में कौन है, हमारे कमेंट बॉक्स में है नितिन तिवारी जी। अब नितिन जी का नाम नितिन क्यों है, तो इनके पास कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। जैसे मेरा कोई पूछे कि मेरा नाम अविनाश क्यों है, ठीक ना, तो मेरे पिताजी मास्टर आदमी थे, एक शिक्षक आदमी थे, तो हम लोग देखेंगे, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। हम लोग 2 भाई हैं, कितने भाई हैं, हम लोग 2 भाई हैं। एक का नाम है प्रभात, क्या नाम है, एक का नाम है प्रभात, वो मेरे बड़े भाई हैं। फिर मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम क्या हो गया, अविनाश। क्या हो गया, अविनाश। अब देखेंगे प्रभात की बात करेंगे तो प्रभात का मतलब होता है सुबह, क्या होता है, सुबह, और अविनाश का मतलब होता है जिसका कभी विनाश ना हो। क्या लॉजिक है, जिसका कभी विनाश ना हो, विनाश ना हो। अब चूंकि मास्टर आदमी थे, टीचर आदमी थे, तो नाम रखने में भी शिक्षा को क्या कर दिए, डाल दिए। उन्होंने कहा कि मेरे 2 पुत्र हैं, इसका लॉजिक है कि मेरे घर में एक ऐसी सुबह हुई है जिसका कभी भी विनाश नहीं होगा। मास्टर आदमी थे, सटी लगा के क्या कर दिए, नाम रख दिए। ठीक ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के भी अलग अलग नाम है और उनका अलग अलग लॉजिक है। जैसे देखेंगे एक शब्द, इसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो अधिकांश स्थल हैं, ध्यान समझेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं, ये प्रारंभ में कहाँ मिले थे, ये प्रारंभ में सिंधु नदी घाटी के आसपास मिले थे। कहाँ मिले थे, ये प्रारंभ में सिंधु नदी घाटी के आसपास मिले थे। ध्यान देंगे, जब सभ्यता के स्थल सिंधु नदी घाटी के आसपास मिल रहे थे, इसका नाम क्या रख दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम रख दिया गया। मेरा नाम धीरज है। हर चीज का हर नाम का एक अर्थ होता है। फिर देखेंगे बाद में इसका नाम क्या रखा गया, बाद में इसका नाम रखा गया सिंधु सभ्यता। ध्यान समझेंगे, पहले इसके स्थल कहाँ मिले, सिंधु नदी के आसपास मिले, तो नाम क्या हो गया, सिंधु। जब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास इसके स्थल मिले, इसका नाम क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में सिंधु नदी के से दूर जाकर के उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर में, जब यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलने लगे, तब क्या किया गया, तब इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया, सैंधव सभ्यता। यानी कहा गया कि सिंधु घाटी जैसी सभ्यता। क्या कहा गया इसको, सिंधु घाटी जैसी सभ्यता। जैसे आपने देखा होगा, जब आप गांव में क्रिकेट खेलते रहे और आप हेलीकॉप्टर शॉट मार दें तो क्या कहते हैं कि ये तो धोनी वाला शॉट है। यानी जैसे स्थल सिंधु नदी घाटी के आसपास मिले, वैसे ही जब उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, गुजरात में मिलने लगे, तो क्या कहा गया, इस सभ्यता का नाम होगा सैंधव सभ्यता, यानी सिंधु घाटी जैसी सभ्यता। फिर देखेंगे इसका अगला नाम क्या है, प्रथम नगरी सभ्यता। जब इस सभ्यता के नगरों की खुदाई की गई तो वहां पे ये देखा गया कि ये जो थे, इनके यहाँ उद्योग बहुत विकसित था। क्या था, इनका उद्योग बहुत विकसित था, इनका व्यापार बहुत विकसित था। देखेंगे इनका व्यापार इतना विकसित था कि ये लोग गुजरात के लोथल बंदरगाह से अपने समकालीन जो विदेशी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे सुमेरिया की सभ्यता, उनके साथ ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते थे। आप सोचिए, कोई भी अर्थव्यवस्था तभी मजबूत मानी जाती है जब व्यापार अंतरराष्ट्रीय हो। यानी इनका जो सिस्टम था वो ग्रामीण नहीं था, वो नगर था। ध्यान देंगे, एक कॉन्सेप्ट फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। देखेंगे ध्यान देंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था वह होती है जहां पर अधिकांश लोग कृषि में लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं, कृषि में लगे होते हैं। और नगरीय अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां पर अधिकांश लोग उद्योग और व्यापार में लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं, उद्योग और व्यापार में लगे होते हैं, ठीक ना। तो इनके साथ क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे। क्या करते थे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे। तो इनका उद्योग बहुत विकसित था, इनका व्यापार बहुत विकसित था और इनका नगर नियोजन बहुत विकसित था। क्या विकसित था, इनोंने जो अपने नगर को बसाया था, जो
स्थल की जो खुदाई हुई, इनका जो नगर नियोजन था वो एकदम कैसा था, वो एकदम नगरों के जैसा था, यानी एकदम शहरों के जैसा था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। भारत में आप यही सोचेंगे, जब इस सभ्यता का पतन हुआ, इसके बाद हमारे यहाँ वैदिक काल आता है। वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल के लोग कृषि करते थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग व्यापार करते थे। तो भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन है, ये है। फिर भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति कब होगी, जब महात्मा बुद्ध का जन्म होगा। बुद्ध युग को क्या कहा जाता है, द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। फिर इसका नाम क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसका नाम क्या क्यों है, क्योंकि ये भारत के इतिहास के पहले लोग हैं जिन्होंने कांसा धातु का प्रयोग किया है। किस धातु का, कांसा धातु का प्रयोग किया। ध्यान समझेंगे, कांसा धातु का प्रयोग। कांसा धातु का प्रयोग करने वाले ये भारतीय इतिहास के पहले लोग हैं। इनके बाद वाले तो किए, इनके पहले हमको कांसे के उपयोग का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो चूंकि भारत में सबसे पहले कांसे का प्रयोग इन्होंने किया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। फिर इसका एक नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इस सभ्यता का जो प्रथम स्थल, इस सभ्यता का जो प्रथम स्थल प्रकाश में आया था, इस सभ्यता का जो प्रथम स्थल प्रकाश में आया था वो कौन सा था, वो हड़प्पा था। प्रथम स्थल प्रकाश में आया वो क्या था, वो हड़प्पा था। देखेंगे, जब इतना सारा विवाद हो गया कि सिंधु घाटी कहा जाए कि सिंधु कहा जाए, क्या कहा जाए, तो पुरातत्वविद जो है ना, उनके बीच में एक चलन है, एक परिपाटी है कि अगर कोई सभ्यता मिलती है और उसके नाम रखने का कोई वाजिब रीजन ना मिले तो उसका नाम वही रख दिया जाता है जो पहला स्थल की खुदाई होती है। तो पहला स्थल कौन सा मिला था, हड़प्पा मिला था, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं, इसका नामकरण कैसे किया जाता है और इसका नामकरण करने के पीछे क्या क्या लॉजिक है। कमेंट करेंगे एक बार, समझ में आ गया कि नहीं, फटाफट कमेंट करेंगे, देर नहीं किया करेंगे। एक बार कमेंट करेंगे, निधि जी, स्वांगी जी, सालू जी, रंजीत शेखर जी, न्यू इंडिया जी, कमेंट करेंगे बाबू, समझ पाएगी नहीं यहां से। यस यस यस, चलिए ठीक, चलिए ठीक ठीक समझ गए। अब देखेंगे, अब हम लोग इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखेंगे इसको मिटा देते हैं ना, ये भी पीडीएफ में चला जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर अपने नामकरण भी बता रहे थे, तो मैं आपको लॉजिक बता रहा था कि नाम कैसे, इसको साफ करो यार। देखेंगे, अब इसका जो दूसरा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इसका विस्तार। क्या पढ़ेंगे, इसका विस्तार। विस्तार मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, यानी ये जो सभ्यता है ये कहाँ से कहाँ तक विकसित थी, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ये अविभाजित भारत में था। अविभाजित भारत का मतलब जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, लेकिन आज तो पाकिस्तान अलग हो गया है। तो कोई आपसे एक लाइन में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो अभी तक ज्ञात स्थलों के अनुसार इसका जो विस्तार है वो भारत और पाकिस्तान में है, लेकिन अफगानिस्तान में भी इसके 2 स्थल मिले हैं। ध्यान समझेंगे, अफगानिस्तान में 2 स्थलों की खुदाई हुई है और उनके जो रूप रंग है, उनका जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत और पाकिस्तान में तो है ही, साथ ही अपवाद स्वरूप अफगानिस्तान में भी इसके 2 स्थल मिले हुए हैं। अब मैं आगे समझाऊंगा इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ध्यान देंगे, एक बार सेशन को लाइक करेंगे आप लोग, भाई लोग सेशन को फटाफट लाइक करेंगे आप लोग। देखेंगे विस्तार की बात करते हैं, आइए तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, कलर दिख रहा है ना ये, देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अभी मैं आपको बकायदा मैप बना के समझाऊंगा, चिंता नहीं करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मूल रूप से, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मूल रूप से भारत व पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मूल रूप से भारत व पाकिस्तान में है, किंतु अपवाद स्वरूप इसके 2 स्थल अफगानिस्तान से भी प्राप्त हैं। इसके 2 स्थल
अफगानिस्तान से भी प्राप्त हैं, अफगानिस्तान से भी प्राप्त हैं। और आजकल समझेंगे, आजकल ये ट्रेंड बहुत है कि कौन कौन से 2 स्थल हैं जो अफगानिस्तान से मिले। ध्यान देंगे, इन 2 स्थलों में से पहले का नाम है मुंडी काक। क्या नाम है? मुंडी काक नाम का ये जो स्थल है, ये कहाँ मिला है? ये अफगानिस्तान में मिला है। और दूसरा कौन सा है? सोरतुघोई। क्या नाम है? सोरतुघोई। सोरतुघोई, ये 2 स्थल कहाँ मिले हैं? ये 2 स्थल अफगानिस्तान में मिले हुए हैं। लेकिन कोई आप परीक्षा में आएगा कि सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आप क्या बताएंगे? भारत पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल मिले हैं। भाई भारत में तो बहुत लाखों स्थल मिल गए हैं, तो इसलिए मैं कहा नहीं जा सकता, हजारों स्थल मिले हैं भारत में। लेकिन मुंडी काक और सोरतुघोई 2 स्थल कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान में मिले हैं। ठीक, क्या हुआ निधि जी, प्रज्ञा जी, क्या हुआ? जी हाँ, मुंडी काक सोरतुघोई। अब देखेंगे ये तो पूछा ही जाता है। साथ में ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी, इसको एक चार्ट में समझाऊंगा। और ये चार्ट जो है ये इस चैप्टर का थीम माना जाता है। इस चार्ट से आपको 12 प्रश्न तैयार होंगे, 12 प्रश्न देखेंगे। जैसे मान लें सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सभ्यता थी इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, देखेंगे। और यही चार्ट आपको इस चैप्टर से एकदम परिचित करवा देगा। देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम दक्षिण में विस्तार देखेंगे, कहाँ देखेंगे कि ये दक्षिण में कहाँ तक फैली थी? तो दक्षिण में फैली थी महाराष्ट्र तक। कहाँ तक? भारत के किस प्रदेश? महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र में कहाँ तक? तो महाराष्ट्र के दैमाबाद तक। जगह क्या नाम है? दैमाबाद नामक जगह तक इसका विस्तार था। नदी भी पूछा जाता है, नदी में आपको इसके बाद बताता हूं। फिर देखेंगे इसका पूरब में विस्तार कहां तक था? पूरब में विस्तार कहां था? इसका पूरब में विस्तार था उत्तर प्रदेश में। कहां तक था? हमारे अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां तक था? तो मेरठ तक था। कहां तक था? मेरठ तक था। क्योंकि हमारी परीक्षा यूपी में होने वाली है, तो मेरठ में भी कहां मिला है? तो मेरठ में मिला है आलमगीरपुर में। कहां मिला है? मेरठ के आलमगीरपुर तक इसका विस्तार था। फिर देखेंगे उत्तर में इसका विस्तार कहां तक था? तो उत्तर में इसका विस्तार था जम्मू कश्मीर तक। कहां तक था? जम्मू कश्मीर तक। जम्मू कश्मीर में कहां तक था? तो एक जगह है मांडा। कौन सी जगह है? जम्मू कश्मीर के मांडा तक इसका विस्तार था। देखेंगे और अब आप बताएंगे जम्मू कश्मीर कहाँ है? भारत में है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में है। महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में है। और मैंने क्या कहा, इसका विस्तार कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में है। तो इसका जो धन है, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, ये कहाँ मिला है? ये मिला है, ये जो इसका पश्चिमी हिस्सा है, ये कहाँ मिला है? ये पाकिस्तान में। कहाँ मिला है? ये मिला है पाकिस्तान में। ध्यान देंगे ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। जगह का क्या नाम है? जगह का नाम है सूतकांगे डोर। क्या नाम है? सूतकांगे डोर नामक जगह पर पाकिस्तान में। अभी आपको पता होगा जहां पर एयर स्ट्राइक की गई थी ना, वहीं के पास में जगह कौन सी है? सूतकांगे डोर। ठीक ना? तो पाकिस्तान के सूतकांगे डोर तक इसका पश्चिमी विस्तार है। पूर्वी विस्तार इसका उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी विस्तार इसका जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी विस्तार इसका महाराष्ट्र में है। फिर देखेंगे भाई सभ्यताएं जो होती हैं वो हमेशा नदी के किनारे ही बसती हैं, क्योंकि नदियां जो है पानी मुहैया कराती हैं, संसाधन मुहैया कराती हैं, खाना मुहैया कराती हैं। अब कहेंगे सर नदी में क्या खाना मिलता है? तो नदी में मछलियां मिलती हैं। तो कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार देखेंगे। आलमगीरपुर में इस सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो हिंडन नदी के किनारे मिले हैं। किस नदी के किनारे मिले हैं? हिंडन नदी के किनारे मिले हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? देखेंगे यूपी में कहाँ मिला है? हिंडन नदी के किनारे मिला है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में ये प्रवरा नदी के किनारे तक इनका स्थल मिला है। कहाँ मिला है? प्रवरा नदी के किनारे इनका विस्तार मिला है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे तक। किस नदी के किनारे तक? ये चिनाब नदी के किनारे तक इनका विस्तार मिला है, इनके स्थल मिले हैं। और अगर हम सूतकांगे डोर की बात करेंगे तो दास्क नदी के किनारे तक। किस नदी के किनारे तक? दास्क नदी के किनारे तक सिंध की सहायक नदी है, इनका विस्तार मिला हुआ है। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? शाबाश। किसने जवाब दिया है? पहला जवाब मोहम्मद आरिस, निधि, विवेक, प्रज्ञा, शाबाश। अमृत कुमार, शाबाश। हिंडन किस सहायक नदी है? हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है। तो देखेंगे फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है? उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी तक इनका विस्तार पाया जाता है। अभी तक की
प्राप्त स्थल के आधार पर। पूरब में इनका विस्तार उत्तर प्रदेश के मेरठ के आलमगीरपुर में हिंडन नदी तक पाया गया है। महाराष्ट्र में इनका विस्तार दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के किनारे तक पाया गया है। और पश्चिम में इनका विस्तार पाकिस्तान के सुतकांगे डोर में दास नदी के किनारे तक पाया गया है। चलिए कमेंट करेंगे एक बार, समझ पाए इसको। बहुत शानदार, बहुत हल्के शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया। जी ने टीएसटी पीएचडी की अभी क्लासेज नहीं चली हैं, काम चल रहा है। टीएसटी पीजीटी, टेट, यूपीएसआई की क्लासेज और क्या कहते हैं एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सब पे काम चल रहा है, सब क्लासेज आपको मिलेंगी। अब देखेंगे यहाँ से कुछ फ्रैक्चुअल प्रश्न बनते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ से कुछ फ्रैक्चुअल प्रश्न बनते हैं, देखेंगे एक एक करके समझेंगे। देखेंगे पहला पॉइंट, ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये जो इसका जो आकार मिला है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? इसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा आकार इसका आकार त्रिभुजाकार है। देखेंगे इसका आकार एकदम डिट्टो ऐसे त्रिभुज जैसा नहीं है, ऐसा इसका आकार नहीं है, लेकिन त्रिभुज के जैसा दिखता है। देखेंगे जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, क्या है? ये भारत का मैप है, समझेंगे हल्का सा। ये मान लीजिए भारत का मैप, देखेंगे इसका स्थल कहाँ मिला है, इसका उत्तरी स्थल कहाँ मिला है, ये मिला है जम्मू कश्मीर में, ठीक ना। दक्षिणी कहाँ मिला है? महाराष्ट्र में। पूर्वी कहाँ मिला है? यहाँ पे। पश्चिमी कहाँ मिला है? यहाँ पे, ठीक ना, सुतगांगे डोर में। अब अगर इसको आप ऐसे मिलाएंगे तो ये कैसे बन जाता है? ये लगभग एक त्रिभुज। आप कहेंगे सर ये तो चतुर्भुज जैसा बन रहा है, लेकिन वास्तव में देखेंगे तो ये त्रिभुज जैसा, अगर इसी को आप हल्का सा ऐसे मिलाने का प्रयास करें, क्या बन जाएगा? ये त्रिभुज बन जाएगा। तो एकदम डिट्टो त्रिभुज नहीं बनता। अरे भाई सभ्यता है, एकदम लाइन खींच के तो बनी नहीं होगी, फिर भी इसका आकार कैसा मिलता है? इसका आकार एकदम त्रिभुजों के जैसा मिलता है। कैसा मिलता है? त्रिभुज के जैसा मिलता है, ठीक। इसका आकार कैसा है? इसका आकार त्रिभुज के जैसा है। फिर देखेंगे दूसरा प्रश्न, इसकी हम लोग उत्तर से दक्षिण, ध्यान देंगे, उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक इसका विस्तार कहाँ कितने किलोमीटर तक है, और पूरब से लेकर के या पश्चिम से लेकर के पूर्व तक इसका विस्तार कितना है, ये आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान समझेंगे। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो है इसका विस्तार 1400 किलोमीटर में मिला है। कितने में मिला है? 1400 किलोमीटर में मिला हुआ है। कहाँ से? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, यानी उत्तर में कहाँ? तो जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कहाँ? महाराष्ट्र तक इसका विस्तार कितना है? ये लंबाई लगभग 1400, कितना? लगभग 1400 किलोमीटर मिल जाती है। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की बात करेंगे या पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे, तो पूर्व मतलब क्या? उत्तर प्रदेश, और पश्चिम मतलब क्या? पाकिस्तान। ये जो विस्तार है ये कितना है? ये इसका 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर। इसको याद करेंगे, इसको याद करना है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बारंबार पूछा जाता है। फिर देखेंगे, फिर तीसरा लॉजिक है कि ये भी आप जानते रहेंगे कि हड़प्पा स्थलों की लगातार खुदाई हो रही है, लगातार नए नए स्थल मिल रहे हैं। अभी तक जितने स्थल मिले हैं उसमें से देखा जाए तो इसके अधिकांश स्थल, ध्यान समझेंगे, इसके अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? इसके अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी में मिले हैं। इसीलिए कई बार इसको सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कह दिया जाता है। इसके अधिकांश स्थल कहाँ मिले हैं? सरस्वती नदी घाटी में मिले हैं। अब देखें चौथी बात यहाँ से क्या आपको याद करनी है, अगर आपसे कोई पूछे कि किस प्रदेश में इसके सर्वाधिक स्थल मिले हैं, तो गुजरात में इसके सर्वाधिक स्थल मिले हैं। कहाँ पर? गुजरात में इसके सर्वाधिक स्थल मिले हैं। अब आप कहेंगे सर गुजरात में ऐसा खास क्या था कि ये लोग जा करके गुजरात में बसते थे? तो ध्यान देंगे, गुजरात जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक स्थल था। क्या था? व्यापारिक स्थल था। यहाँ से ये लोग व्यापार करते थे। क्यों? क्योंकि गुजरात से ही तो समुद्र लगा हुआ है ना, और समुद्र से ये लोग व्यापार करते थे। इसीलिए इन लोगों का एक गोदी बाड़ा या इन लोगों का एक डॉकयार्ड कहाँ मिला है? लोथल नामक जगह पर गुजरात में मिला हुआ है। कमेंट करेंगे फटाक से, समझ पाए? गुजरात जी हाँ निधि हो जाए गुजरात में। शालू जी, चलिए जो समझ में नहीं आएगा तत्काल प्रश्न पूछ लेंगे, ठीक ना, तत्काल प्रश्न पूछ लेंगे, बिल्कुल भी आप लोग
सर आप अरब आक्रमण के आगे नहीं पढ़ाएंगे क्या मिडवल हिस्ट्री में? अरे बाबू कुलदीप तिवारी जी, पूरा मैंने आपको पूरा सिलेबस लिखा दिया है ना, तो ये पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करेंगे आप लोग, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। और यूपी पेट परीक्षा होने के पहले आपके पेट का पूरा सिलेबस होगा, वो भी कम से कम 15 दिन पहले पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर देखेंगे अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं, तो इनका जो क्षेत्रफल है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। कितना हो गया है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास तक इनके स्थलों की खुदाई हो गई है। और अभी तक लगभग 2800 कितने 2800 स्थलों की खुदाई हुई है। कितने स्थलों की? 2800 स्थलों की। और इनमें से अधिकांश स्थल कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? गुजरात में। एक बार क्विक रिवीजन करवाऊंगा, देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति जो है त्रिभुजाकार है। उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर इनका विस्तार है, पूरब से पश्चिम में 1600 किलोमीटर है। इनके अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी में मिले हैं। गुजरात में इसके सर्वाधिक स्थल मिले हैं। इनका क्षेत्रफल जो है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। और छठा 2800 स्थलों की अब तक खुदाई हो चुकी है। चलिए कमेंट करें, समझ पाए? जी हाँ बिल्कुल 2800 ज्ञात स्थल। चलिए ठीक, समझ पाए? ये पीडीएफ में आपको जाएगा, चिंता नहीं करेंगे। अब देखेंगे इनका नामकरण हो गया, इनका विस्तार हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इनके कालक्रम के बारे में। किस बारे में? इनके कालक्रम के बारे में। यानी अब हम ये समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति जो थी ये कब से लेकर के कब तक थी। क्या देखेंगे? कब से लेकर के कब तक थी। पहले लॉजिक समझेंगे आप एक लोग, ध्यान देंगे। अगर कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी जीवन हो, आम जीवन से जोड़ेंगे तो सीधे आप लोग सर्वोत्तम अवस्था में नहीं पहुंचते हैं। आप लोग देखेंगे जब आप लोग अपनी जीवन की 100 नंबर का पेपर होगा, जब आप जीवन की पहली परीक्षा देंगे तो आप 100 नंबर में सिर्फ 45 नंबर पाएंगे। आप और प्रयास करेंगे 100 नंबर में आप 60 नंबर पाएंगे। फिर आप 100 नंबर में क्या करेंगे? 70 नंबर पाएंगे। फिर धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपके पढ़ने लिखने की क्षमता कम होती जाएगी, शादी हो जाएगी, बीवी बच्चे आ जाएंगे, समय नहीं मिलेगा। फिर जब आप पेपर देंगे तो आप 100 में कितना? 55 नंबर पाएंगे। और बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर भी अगर आप पेपर देंगे तो आप 100 नंबर में कितना पाएंगे? 30 नंबर पाएंगे। यानी हर चीज नीचे से उठती है, ऊपर की ओर जाती है और अपने सर्वोत्तम अवस्था में एक समय तक रहती है, उसके बाद फिर नीचे की ओर आ जाती है। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया टीम का नाम सुना है। एक समय इसी ऑस्ट्रेलिया टीम से लोग खौफ खाते थे जब इनके पास ब्रेटली, ग्लेन मैग्रा, एडम गिलक्रिस्ट, हेडन जैसे बल्लेबाज और गेंदबाज होते थे, रिकी पॉन्टिंग जैसे, तो लोग इनसे खौफ खाते थे। आज इनके पास वैसे बल्लेबाज नहीं है, आज इनका डाउन फेज चल रहा है, जिनकी स्थिति क्या है? डामाडोल हो गई है। आज हमारे पास विराट कोहली, रोहित शर्मा है, हमारा दौर चल रहा है। आज हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, तो हमारा दौर चल रहा है। तो ठीक ऐसे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ध्यान समझेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये पहले इसका उदय हुआ था तो ये विकास के क्रम में थी। कहाँ थी? ये विकास के क्रम में थी। फिर ये नगरीय सभ्यता बन गई। क्या बन गई? नगरीय सभ्यता बन गई। और एक लंबे समय तक इसने नगरीय सभ्यता के रूप में अपने अस्तित्व बनाए रखा। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे इनका पतन होना शुरू हो गया और सभ्यता क्या हो गई? ये सभ्यता आकर के जमी दोज या नष्ट हो गई। अब आप कहेंगे सर क्या आप सिंधु घाटी सभ्यता के समय में थे जो आप ये बता रहे हैं? तो मैं नहीं बता रहा हूं। इनका कालक्रम जो है वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से निकाला जाता है। किसके माध्यम से? कार्बन डेटिंग एक परंपरा है जिसमें C12 का यूज करके कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसका कालक्रम निर्धारित किया जाता है। कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसका कालक्रम निर्धारित किया जाता है। अब आप कहेंगे सर क्यों कार्बन डेटिंग से करते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत जो हैं, यानी उत्खनन से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, मोहरें प्राप्त हुई हैं, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, बर्तन प्राप्त हुए हैं, वही इनका इतिहास जानने में हमारी मदद कर पाते हैं। इनके जो लेखन कला के साक्ष्य हमको मिले हैं, इनकी जो लिपियां हमको मिली हैं, वो आज तक पढ़ी नहीं गई हैं। क्यों नहीं पढ़ी गई? आगे मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि ये बुस्त्रोफेदन शैली में लिखी गई हैं, इसलिए हम इसको पढ़ नहीं पाते हैं। जब हम लिपियों को पढ़ लेंगे तब हो सकता है इनका बहुत सटीक आंकड़ा निकाल पाएँ। लेकिन
फिलहाल आज आप ये जानेंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे बाबू, इतने बच्चे हैं लाइव, कम से कम 200 का आंकड़ा हो जाए। देखेंगे C12, अगर हम ध्यान देंगे, अगर हम इनका निर्धारण करने के C12 नहीं C14 यानी C14 साइंस कमजोर है ना, आर्ट का स्टूडेंट हूँ। कार्बन डेटिंग C14 के माध्यम से इसका कालक्रम निर्धारित किया जाता है। अब देखेंगे इसका जी हाँ C14 जी निधि जी हाँ बिल्कुल मैंने लिख दिया, ऋषभ बाबू लिख दिया मैंने, चिंता नहीं करेंगे, लिख दिया। अच्छा कलर चेंज कर दें, चलिए ठीक, कलर चेंज कर दिए, ये लीजिए देखेंगे। हाँ चलिए C14 के माध्यम से अगर हम लोग देखेंगे तो इनके कालक्रम में बहुत विवाद है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं, लेकिन आयोग जो मानता है C14 विधि जो बताती है वो ये है कि इनका जो कालक्रम है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, ध्यान समझेंगे, इनका कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व तक था। कब तक था? 1750 ईसा पूर्व तक था। और ये हम कैसे ज्ञात करते हैं? ये हम कार्बन डेटिंग C14 पद्धति के माध्यम से हम इसको ज्ञात करते हैं। अब देखेंगे ये सभ्यता कैसी थी, ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो क्या इनका जन्म ही नगरीय सभ्यता के रूप में हुआ था? आप अपना गांव देखिएगा, अपने बाबा से पूछेगा तो आपके बाबा बताएंगे पहले कच्चा घर होता था, सड़कें कच्ची थी, बैल होते थे, फिर धीरे धीरे विकास हुआ, घर पक्का हुआ, सड़कें पक्की हुई, आज ट्रैक्टर आ गया। तो एक ही आज हम लोग नगर की ओर अग्रसर हैं, पहले तो नगर थे नहीं। ठीक ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जन्म कब से माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से। कब माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व इसका जन्म माना जाता है। अपने जन्म से लेकर के फिर एक लंबे समय तक, कब तक? अपने जन्म से लेकर के और 2200 ईसा पूर्व तक ये लोग क्या थे? ये लोग विकास के क्रम में थे। क्या थे? ये लोग विकास के क्रम में थे। तो इसको प्रारंभिक हड़प्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्रारंभिक हड़प्पा बोलते हैं। यानी इस समय हड़प्पा सभ्यता जो है वो विकास कर रही थी और 2200 ईसा पूर्व में एकदम विकसित हो गई थी। मतलब अब इनका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय होने लगा था, अब इनकी चीज़ें मजबूत हो गई थी, इनके उद्योग अच्छे थे, इनकी कला अच्छी हो गई थी। और 2200 से लेकर के लगभग, ये सारे आंकड़े लगभग में हैं, 2200 से लेकर के लगभग 2000 ईसा पूर्व तक ये लोग विकसित अवस्था में या नगरीय अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखे। फिर धीरे धीरे इनका डैमेज होना शुरू हुआ और 1750 ईस्वी में, कब? 1750 ईस्वी में इस सभ्यता का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रारंभिक हड़प्पा। इसको हम लोग कहते हैं परिपक्व हड़प्पा। परिपक्व मतलब पकी हुई या मजबूत हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर हड़प्पा, यानी गिरती हुई हड़प्पा। क्या कहते हैं? ये कहते हैं। ये परीक्षा में कभी आएगा नहीं, सिर्फ आपको इतना पता रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्वरूप है वो कब से कब तक था? वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 2200 से लेकर के और 2000 ईसा पूर्व के यहाँ तक इनका क्या था? ये अस्तित्व। इनका कालक्रम पूछा जाएगा तो कब से कब तक था? 2500 से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व तक ये लोग अस्तित्व में थे। इनका जन्म कैसे हुआ? ये भी विवाद का विषय है। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ये भी विवाद का विषय है। इसीलिए इनके लिए कोटेशन कहा जाता है, ध्यान समझेंगे, इसीलिए इनके लिए कोटेशन कहा जाता है कि यह सभ्यता एक ऐसा उपन्यास है, यह सभ्यता एक ऐसा उपन्यास है जिसका पहला व अंतिम पन्ना गायब है। क्या कहा जाता है? जिसका पहला व अंतिम पन्ना गायब है। ये कोटेशन है, यानी इनके जन्म और इनके पतन की जो कहानी है वो हमको जानने को नहीं मिलती है। आशीष मिश्रा बाबू कह रहे हैं कि सर मैथ की क्लास कब चलेगी? अरे वाह, ऋषभ जी के यहाँ आज भी बैल हैं। ऋषभ जी कह रहे हैं सब विवादित ही है तो क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? ऋषभ बाबू आप ये समझेंगे, मैंने आपसे क्या कह दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो साक्ष्य है वो हमको लिखित नहीं मिलता है। जहाँ पर हमको लिखित साक्ष्य मिलता है ना, वहाँ चीज़ें स्पष्ट होती हैं। इनकी लिपि आज तक पढ़ी ही नहीं गई है, तो हम लोग सिर्फ इनकी खुदाई से जो प्राप्त सामान है, जैसे मोहरे हैं, मूर्तियां हैं, पूरा तात्विक स्रोतों के आधार पर इनका इतिहास लिखा गया है। आज कोई मूर्ति मिली है तो वो इतिहास है, परसों उत्खनन में कोई दूसरी चीज़ मिल जाएगी, इनका इतिहास क्या हो जाता है? बदल जाता है। अगर कोई लिखित साक्ष्य मिलेगा तब हम ये चीज़ों को समझ सकते हैं। मैथ क्यों नहीं चले? देखेंगे बाबू, मैथ
का जो यूपी पेट का सिलेबस है वो पूरा हो चुका है, जो सर ने आपको पढ़ा दिया है। बाकी इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको सर रात में करवाते हैं 2 से 3 घंटे मैराथन क्लास में। सिलेबस उठाइएगा, सर का लेक्चर देखिएगा, सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं। सिर्फ क्लास लगातार तो चलेगी, सिलेबस तो पूरा होगा ना। हाँ बिल्कुल PDF मिलेगा, लिख के डाल देना यार, मैथ पूरा हो गया है। चलिए अब देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 2800 स्थल हमको प्राप्त हैं। कितने प्राप्त हैं? 2800 स्थल हमको प्राप्त हैं। तो हम लोगों को सभी स्थल नहीं पढ़ने हैं, हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ना है, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। ध्यान देंगे, अगला टॉपिक यही होगा, कौन कौन से स्थल हैं, कौन कौन से स्थल हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। उनका नाम उनका मैं पहले नाम लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखेंगे पहला जो स्थल है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं देखेंगे बाबू, पहला जो स्थल है इसको हम लोग कहते हैं हड़प्पा। क्या कहते हैं? हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। इसके बारे में हमको आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर दूसरा देखेंगे, इस सभ्यता का जो दूसरा स्थल है उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदाड़ो। इसके बारे में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तीसरे स्थल का नाम है इसके कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। चौथा स्थल है इसका लोथल। कौन सा स्थल है? लोथल, गुजरात में है। पांचवा स्थल जो हमको पढ़ना है वो है रोपण। क्या है? रोपण। छठवां स्थल जो पढ़ना है वो है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। और सातवां स्थल जो हमको पढ़ना है वो है राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी। ये इसके महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। रोपण से बहुत कम प्रश्न आता है। तो ये 7 स्थल हैं जिनके बारे में हमको डिटेल से एक क्रम से पढ़ना है। इसके अलावा ध्यान देंगे, इसके अलावा हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि ये लोग नगरीय सभ्यता थी, क्यों थी? क्योंकि इनका नगर नियोजन अच्छा था। फिर हमको सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन पढ़ना है कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था। फिर हमको सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन पढ़ना है कि ये लोग व्यापार करते थे, कृषि करते थे। फिर हम लोगों को इनका धार्मिक जीवन पढ़ना है। और ख़ास तौर पर हम लोगों को हड़प्पाई लिपि के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? हड़प्पाई लिपि के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान देंगे, इनका नगर नियोजन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति और इनकी लिपि के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोगों इनके पतन के कारण के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग लॉजिक देते हैं, लेकिन फिर भी हमको एक एक करके ये पढ़ना है। आइए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला कौन सा? नगर नियोजन। हम नगर नियोजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक स्थल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। इनके नगर नियोजन से बहुत सारा प्रश्न आता है। देखेंगे, अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। कोई समस्या तो नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, गौरव बाबू आज ही से। अरे हाँ पढ़ा रहे हैं बाबू, चिंता ना करेंगे, पढ़ा रहे हैं भी, अब जा नहीं रहे हैं। देखेंगे आप लोग, देखिए अभी आप लोग क्लास में कंसंट्रेट रहिए। क्लास के अंत में मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। मैथ की क्लास जितनी से अभी आप लोग बात करेंगे तो रिदम टूट जाएगा। देखेंगे, हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की। नगर नियोजन का मतलब क्या होता है? नगर नियोजन का मतलब होता है कि नगरों को कैसे बसाया गया था। जैसे आप देखेंगे, जब आप लोग जाते होंगे प्लाट, जमीन आप लेते हैं, जमीन ऐसे रहती है, फिर आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ पे बेडरूम बनवाते हैं, यहाँ पे किचन बनवाते हैं, यहाँ पे बरामदा बनवाते हैं, यहाँ पे ड्राइंग रूम बनता है, इधर में गेस्ट रूम बनता है। ठीक, तो ये क्या? ये आपके घर का नियोजन है। ठीक वैसे क्या किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे हड़प्पा वगैरह में, इन लोगों ने नगरों को बहुत ढंग से नियोजित किया था। जैसे आप देखेंगे, हमारा एक जगह है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ को नियोजित करके बनाया गया, मतलब उसको बाकायदा वैज्ञानिक तरीके से बसाया गया है। ठीक ऐसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को भी एक व्यवस्थित क्रम में सजाया गया था। कैसे देखेंगे, और इनका जो नगर नियोजन, इसी आधार पर हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता की पहचान क्या होती है?
आपके आपके गांव में और इस शहर में क्या अंतर है? नगरीय सभ्यता की पहचान ये है कि यहाँ पर सड़कें ठीक होती हैं। क्या होती हैं? सड़कें यहाँ पर अच्छी होती हैं। फिर यहाँ पर जल निकास प्रणाली अच्छी होती है। क्या होती है? यानी पानी निकलने का सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। ये नहीं बारिश हो तो पानी भर जाए, ठीक। और इनकी सिंधु घाटी सभ्यता वालों की जैसी जल निकास प्रणाली थी वैसी आज भी भारत में नहीं है। आइए आगे मैं आपको बताऊंगा। तो नगरीय सभ्यता होने का मतलब क्या है कि सड़कें आपकी अच्छे ढंग से हो, आपका जल निकास प्रणाली अच्छी हो, और आपके यहाँ उद्योग हो। क्या हो? उद्योग हो। और आपके यहाँ व्यापार हो। क्या हो? व्यापार हो। आपके यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ हो। किस चीज़ों का? पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ हो। ये सारे लक्षण कहाँ दिखते हैं? नगरीय सभ्यता में दिखते हैं। और ये एक नगरीय सभ्यता थी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इन चीज़ों का प्रयोग हुआ होगा। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नजरिए पहला पॉइंट देखेंगे। ये लोग जो थे, इनकी जो सड़कें होती थी, ध्यान समझेंगे, इनकी जो सड़कें होती थी ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ ये 90 अंश का कोण बनाती थी। ध्यान समझिए कैसे? जैसे मान लीजिए एक सड़क ये जा रही है तो ऐसा नहीं कि एक सड़क आकर के इसमें ऐसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता था। होता क्या था कि सड़क ऐसे जा रही थी तो एक सड़क यहाँ पे आकर के ऐसे मिलती थी। यानी बाकायदा क्या बनता था? चौराहा बनता था। क्या बनता था? चौराहा बनता था। आज आप देखेंगे इलाहाबाद में हर चौराहे को गोल बनाया गया है, वहाँ पे प्रतीक के रूप में कुछ ना कुछ लगाया गया है। ठीक वही काम यहाँ पर भी किया गया है। क्या हुआ? चलिए देखेंगे, सड़कें जो हैं समकोण पर एक दूसरे को काटती है, मतलब यहाँ पर अस्पष्ट चौराहा है। कैसा है? इनके यहाँ अस्पष्ट चौराहे बनते थे। दूसरा देखेंगे, इनके जो नगर थे, इनके नगर ग्रिड पद्धति पर बसाए गए थे। किस पद्धति पर? इनके नगर ग्रिड या जाल पद्धति पर बसाए गए थे। ग्रिड पद्धति पर बसाए गए थे। अब आप कहेंगे सर ये ग्रिड पद्धति क्या होता है? आजकल आप लोग देखेंगे जब लेंटर डाला जाता है, छत का लेंटर डाला जाता है आरसीसी वाला, तो उसमें आप देखेंगे सीकों का एक जाल बना दिया जाता है, उसी को ग्रिड कहते हैं। तो इनके नगर कैसे थे? देखेंगे इनके नगर ऐसे थे। मान लीजिए एक सड़क ऐसे जाती थी, फिर एक सड़क इनकी ऐसे जाती थी, फिर इनकी एक सड़क कैसे ऐसे जाती थी, फिर एक सड़क ऐसे आती थी, एक सड़क ऐसे आती थी, एक सड़क ऐसे आती थी, एक सड़क ऐसे आती थी। ये क्या बन गया? ये एक जाल बन गया। और सड़क के किनारे इनका एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ। यानी सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को काटती थी, लगातार एक क्रम से बनती थी और एक तरीके का जाल बना देती थी। तो ये क्या है? इनका घर जो थे वो ग्रिड पद्धति पर, किस पद्धति पर? इनके घर जो थे वो ग्रिड पद्धति पर बसाए गए थे। ये प्रश्न दोनों परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। फिर तीसरा देखेंगे, इनके यहाँ उत्तम जल निकास की व्यवस्था दिखती है। कैसी दिखती है? उत्तम जल निकास की व्यवस्था दिखती है। उत्तम जल निकास व्यवस्था दिखती है, मतलब इनके यहाँ जो पानी निकलता था घरों से वो बहुत सटीक तरीके से बाहर जाता था। कैसे? समझ लेंगे एक बार में, देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक घर ये है, एक घर ये है, एक घर ये है, ठीक ना। और इनके घर के बाहर जो थी एक नाली होती थी। क्या? ऐसे एक नाली होती थी। इनके घर का पानी निकल किसमें आता था? ये निकल किसमें, ये निकल किसमें आता था? ये नाली आगे जाकर के एक बहुत बड़े नाले में मिलती थी। कहाँ मिलती थी? नाले में मिलती थी। और ये नाला पानी लेकर के बाहर चला जाता था। यानी घरों का गंदा पानी सड़क किनारे नाली में आता था, और नाली का जो पानी था ये जाके मुख्य नाले में मिलता था, और मुख्य नाला पूरे पानी को ले जाकर के नगर से बाहर गिराता था। क्या करता था? पूरा नगर से ले जाकर के बाहर गिराता था। क्या होता? बाहर गिराता था। यही नहीं, इनकी ये जो नाली, समझ गए होंगे, इनकी ये जो नालियाँ थी, इनके यहाँ जो नालियाँ होती थी ये पूरी तरीके से ढकी होती थी। क्या होती थी? पूरी तरीके से ढकी होती थी। मतलब इनके यहाँ पानी में पनपने वाले जो जीवाणु विषाणु थे उनके फैलने की भी व्यवस्था बनाई गई थी कि फैले ना पाए। कई जगह पर ऐसा देखा है कि ये लोग क्या करते थे, मान लीजिए एक लकड़ी का बड़ा सा पोल ऐसे लेते थे और उसको बीच में खोखला कर लेते थे और उसको रख देते थे, तो लकड़ी के बीच में से पानी बहता था। यानी लोग नालियों को खुला नहीं रखते थे। फिर समझेंगे, सड़कें समकोण पर काटती थी, इनका नगर ग्रिड या जाल पद्धति पर बसाया गया था। इनके यहाँ जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। क्या थी? जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। फिर देखेंगे चौथा, इनके यहाँ पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। कहाँ पर? इनके यहाँ पकी ईंटों का प्रयोग होता था।
यानी ये लोग पक्की, कच्ची नहीं, ये लोग पक्की ईंटों का घर बनाने में प्रयोग करते थे। हालांकि ध्यान देंगे एक जगह है कालीबंगा जो इसका अपवाद है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा और रंगपुर ये दो स्थल हैं जो अपवाद के स्वरूप में है, जहां पर कच्ची ईंटों का हमको साक्ष्य मिला है, बाकी हर जगह पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला हुआ है। इनके जो ईंटों का अनुपात था वो 4:2:1 के अनुपात में इनकी ईंटें होती थी। चलिए कमेंट करेंगे फटाफट, समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताएंगे क्या समस्या थी, क्या प्रश्न था। ठीक, यहाँ के आगे कल शुरू करेंगे। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आपको आया होगा। रीजनिंग वाले सर आपके आ गए हैं। गुड मॉर्निंग, अब गुड मॉर्निंग कर रहे हो भाई इतना देर बाद। सुशील जी, न्यू इंडिया जी, इस पे लगाओ जरा कमेंट भाई। तो नहीं दिख रहा है, इसको नीचे तो करो। सर जीएस पूरा आप ही पढ़ाएंगे? अरे भाई अभी अभी ज्योग्राफी पूरा हुआ है, पवन सर ने पढ़ाया है, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आपका जो कोई सेगमेंट हटेगा तभी तो नया सेगमेंट आएगा ना। इकोनॉमिक्स की क्लास एक सर ले रहे हैं, ज्योग्राफी क्लास पूरी हो गई है और हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, मैथ कंप्लीट हो गई है। मैथ की प्रैक्टिस रात में सर करवाते हैं। अभी रीजनिंग पूरा होगा, रीजनिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी रात में 9 बजे। प्रतिदिन कुलदीप मिश्रा सर प्रैक्टिस करवाते हैं मैथ की। एक ने पूछा सर ईंटों का अनुपात कितना था? बाबू ये बताया तो 4:2:1 था। लगता है आप देख नहीं पाए, मैंने आपको ये बताया क्या था। 4:2:1 के अनुपात में इनकी ईंटें होती थी। करंट अफेयर्स की भी क्लास लगने वाली, ठीक ना। चलिए अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक, तो कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है शनिवार को मेरी क्लास ना रहे तो सोमवार